नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने मंगलवार को तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं दफ्तरों में बैठकर बनाई जाती थी, लेकिन अब गांव की चौपाल, ग्राम सभा और सरपंच के नेतृत्व में विकास योजनाएं तैयार होंगी, जिससे वास्तविक जरूरतों के अनुरूप विकास संभव हो सकेगा। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने मंगलवार को तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं दफ्तरों में बैठकर बनाई जाती थी, लेकिन अब गांव की चौपाल, गांव सभा और सरपंच के नेतृत्व में विकास योजनाएं तैयार होगी, जिससे वास्तविक जरूरतों के अनुरूप विकास संभव हो सकेगा। अजमेर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नई योजना के तहत मजदूरों को अधिक दिन का रोजगार और बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। मनरेगा की तुलना में अब 100 दिन की जगह 125 दिन तक काम की गारंटी दी जाएगी और भुगतान भी समय पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून गरीब, मजदूर, किसान और देश के हित में है। चौधरी ने आरोप लगाया कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता रहा है, जिसे समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत जी राम जी कानून लागू किया है। बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए मजदूरी सीधे श्रमिक के खाते में पहुंचेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है और इस योजना से मजदूरों की आय बढ़ेगी, जिससे हर घर में खुशहाली आएगी। इस अवसर पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत सहित भाजपा के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। 5 से मनरेगा चल रही थी। जो भी वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, जिनको जरूरत है, रोजगार गारंटी मिलनी चाहिए। और इसके लिए कोई भी ऐसा सरकारें नहीं है जो ये नहीं चाहती है कि उनको रोजगार नहीं मिले, परंतु रोजगार के साथ उनका स्वाभिमान बचना चाहिए, भ्रष्टाचार बढ़ना नहीं चाहिए। और जो हमारी ये कृषि प्रधान देश है, कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। कृषि यदि बचेगी नहीं तो फिर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कृषि भी बचना चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नाम भी क्या दिया, विकसित भारत जी राम जी। विकसित भारत जी राम जी, जो एक उनका विजन है कि 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसलिए ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, आदमी का काम चोर होना वो कैसे बंद हो, स्वाभिमान इंसान का रहना चाहिए। और भ्रष्टाचार जो अखंड भ्रष्टाचार आ गया उसको खत्म करना है। स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद अजमेर शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के प्रमुख मार्ग, चौराहे, अंडरपास, ओवरब्रिज और एलिवेटेड ब्रिज के नीचे के इलाके रात के समय घोर अंधेरे में डूबे रहते हैं, जिससे आमजन की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को युवा कांग्रेस अजमेर द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद अजमेर शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के प्रमुख मार्ग, चौराहे, अंडरपास, ओवरब्रिज और एलिवेटेड ब्रिज के नीचे के इलाके रात के समय घोर अंधेरे में डूबे रहते हैं, जिससे आमजन की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर आज युवा कांग्रेस अजमेर द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि सुभाष नगर, सरस डेरी, अंडरपास, ब्यावर रोड, रामगंज गुरुद्वारा मार्ग, हजारीबाग टेकरी से रेलवे अस्पताल तक, आगरा गेट से स्टेशन रोड, कचहरी रोड, बजरंगगढ़ से फंवारा चौराहा, वैशाली नगर, जवाहर रंगमंच से सिटी हॉस्पिटल रोड, पुष्कर रोड सहित कई महत्वपूर्ण मार्ग लंबे समय से अंधेरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन इस गंभीर समस्या की अनदेखी कर रहा है। मल्होत्रा ने कहा कि स्ट्रीट लाइटें बंद या खराब होने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, लूट व चोरी जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे अजमेर जैसे धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक शहर की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। नगर निगम कार्यालय जाते समय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की
पुलिस द्वारा रोके जाने पर हल्की झड़प भी हुई। बाद में उपायुक्त ने कार्यकर्ताओं को बुलाकर ज्ञापन लिया और सभी खराब व बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की सूची बनाकर उन्हें समयबद्ध रूप से दुरुस्त कराने तथा जहां लाइटें नहीं हैं वहां लाइटें लगाने का आश्वासन दिया। साथ ही स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की प्रभावी प्रणाली लागू करने की बात भी कही। जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस जनहित में आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। उपायुक्त द्वारा स्ट्रीट लाइट एक्सईएन को निर्देश देते हुए 15 दिवस में चिन्हित स्थानों पर लाइटें लगवाने का आश्वासन दिया गया। कांग्रेस की अजमेर शहर, एक तरफ तो अजमेर शहर स्मार्ट सिटी के नाम दर्ज है, स्मार्ट सिटी के नाम अंकित है पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर अजमेर की जो बड़ी मान्यता प्राप्त है। परंतु जब शहर के अंदर जब बाहर से पर्यटक आते हैं, बाहर से लोग आते हैं अजमेर के अंदर, अजमेर की जनता है जो शहर में घूमती है, तो जिस तरीके से अजमेर के जो चौराहे हैं वो अंधेरे में डूबे हुए रहते हैं। अजमेर के कहीं बड़े बड़े मार्ग हैं, कहीं जहाँ पे अजमेर के अंदर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, उन ओवरब्रिज के दोनों ही तरफ की सड़कों के ऊपर अंधेरा रहता है। अजमेर के अंदर मात्र 2 से 3 जो है वो अंडरपास बने हुए हैं, उन सभी अंडरपासों के अंदर अंधेरा से पूरा अंडरपास डूबा हुआ रहता है। दूसरी तरफ आज अजमेर शहर के अंदर जितने शहर के अंदर वैशाली नगर का मार्ग हो, चाहे जवाहर रंगमंच का एरिया हो, चाहे रामगंज ब्यावर रोड का एरिया हो, उन सभी मार्गों के ऊपर यूथ कांग्रेस ने घूमकर जगह जगह जहां पे भी लाइटों की व्यवस्था नहीं है और अंधेरों में वो एरिया रहते हैं जो मुख्य मार्ग है, उन एरियो को हमने चिन्हित किया है। यूथ कांग्रेस ने रात के अंदर घूमकर और फिर उन्हीं एरियो के अंदर पॉइंट बना के आज हमने यूथ कांग्रेस ने कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा है। परंतु आज जब यहाँ पे अजमेर नगर निगम कार्यालय पे पहुंचे तो कमिश्नर साहब खुद यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, तो हमने यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर मैडम थी उनको हमने ज्ञापन सौंपा और खुद हमने हमारे आंखों से देखा कि कमिश्नर साहब के कमरे के बाहर भी लाइट नहीं है, लाइट लगी हुई भी नहीं है। तो जब कमिश्नर साहब खुद अंधेरे में बैठे हुए हैं तो उनको पूरे शहर के अंदर जो लाइट है वो कहां से दिख पाएगी? जब खुद आदमी अंधेरे में बैठा हुआ है तो शहर की लाइटें कहां लगी हुई कहां नहीं लगी हुई उनको दिख ही नहीं पाएगी। तो यूथ कांग्रेस ने आज हमें हल्का प्रदर्शन करते हुए आज हमने हमारी मांग को बहुत आराम से हमको ज्ञापन के रूप में हमने सौंपा है ज्ञापन, और ये हमारी मांग है कि अगर 7 दिवस के अंदर अजमेर के अंदर जो भी हमने पॉइंट चिन्हित करें, 11 पॉइंट हमने चिन्हित करें, उन 11 पॉइंटों के ऊपर अगर लाइटों की व्यवस्था नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस आने वाले दिनों के अंदर नगर निगम का घेराव करेगी, प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी अजमेर नगर निगम प्रशासन की होगी। युवा कांग्रेस ने आज ज्ञापन दिया है जिसमें आज शहर की जो मुख्य चौराहे की जो स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं उनको लेकर आज युवा कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है, जिसमें सभी मुख्य मार्ग, आज ऐसे तो कई मुख्य मार्ग है जहाँ चौराहा है, जैसे पुलिया है, वहां से कई ट्रक, कई ऐसी घटनाएं हो सकती है तो आपस में भिड़ंत हो सकती है। कहीं एक बंद गाड़ी वाला भी आ गया और इधर से कोई चौराहे की तरफ से कोई चालू गाड़ी वाला आ गया तो बंद, उस घटना को लेकर आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रगति नगर कोटड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस आधुनिक भवन में 23 कक्षाओं सहित विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रगति नगर कोटला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस आधुनिक भवन में 23 कक्षाओं सहित विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला है और सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बेहतर वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली गेट स्थित राजकीय विद्यालय पूर्व में किराए के जर्जर भवन में संचालित हो रहा था, इसे बाद में सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में स्थानांतरित किया गया। अब आगामी दिनों में यह विद्यालय नए भवन में संचालित होगा, जिसके लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षकों से आह्वान किया कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का सदुपयोग करते हुए बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करें ताकि वह अच्छे संस्कारों से युक्त जिम्मेदार नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने में इनकी भूमिका सर्वोपरि है। उल्लेखनीय है कि देवनानी के नेतृत्व में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्कूल भवनों के उन्नयन और आधारभूत ढांचों के विकास को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नए विद्यालय भवन के लोकार्पण से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और शिक्षा के स्तर को नई दिशा प्राप्त होगी। अजमेर में
सिंधी स्कूल दिल्ली गेट, जो दिल्ली गेट पे चलता था, किराए की बिल्डिंग थी, जर्जर हो चुका था और कोर्ट में भी शिक्षा विभाग के हार जाने के बाद उन बच्चों की व्यवस्था के लिए नए स्कूल का निर्माण किया, जिसके में आज 4.5 करोड़ की लागत से ये स्कूल बना है, जिसमें 23 कमरे हैं, बाकी सारी सुविधाएं हैं। और इसके साथ यहाँ पास में कोटड़ा का स्कूल है, जो कोटड़ा का स्कूल का भवन जर्जर है, ताकि इस बिल्डिंग में ये दोनों स्कूल चलेंगे, सिंधी दिल्ली गेट स्कूल और कोटड़ा स्कूल, दोनों के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि अभी मिड का सेशन है, इसलिए दिल्ली गेट वाले बच्चे जो अभी सेंट्रल स्कूल साथ मर्ज है, वो इस सेशन का तो वहीं पढ़ेंगे। जैसे नया सत्र प्रारंभ होगा यहाँ आ जाएंगे। और कोटड़ा स्कूल कल से ही शिफ्ट होकर के, कई दिनों से बिल्डिंग खाली पड़ी थी, इसका लोकार्पण हो, उसके लिए आज इसका लोकार्पण हुआ है। मेरी अपेक्षा है इस नई बिल्डिंग से जहाँ बच्चों को सुविधा मिलेगी, वहाँ अध्यापकों का भी कर्तव्य बन जाता है कि बच्चों को श्रेष्ठ पढ़ाएं, यहाँ का रिजल्ट अच्छा हो और लड़कों का मूल्यांकन अध्यापकों का, कितने बच्चे गार्गी पुरस्कार लेते हैं, कितने बच्चे मेरिट पे आते हैं, इन आधार पर श्रेष्ठ पढ़ाई कराएं। ये क्षेत्र नया है और सबसे मैं अपेक्षा करूँगा जो स्कूल की बिल्डिंग में सुविधाएं उसको बढ़ाएं, क्योंकि उत्तर क्षेत्र के स्कूल जो 10, 11, 21 स्कूल हैं जहाँ समस्याएं थी, वहाँ मैंने 50 लाख रुपए तो विधायक कोष से इन 10 स्कूलों को दिए, कहीं 5 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 10 लाख, और साथ में अभी हमने DMFT से 5 करोड़ की लागत से 11 स्कूलों को 3-3 कमरे बनवाने की स्वीकृति दे दी है। मैंने शिक्षा विभाग से अपेक्षा है बहुत जल्दी इन कमरों को बनवा करके और बच्चों को आगामी सत्र से इसकी राहत मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करें, ताकि अजमेर जो एक शैक्षिक नगरी मानता रहा है, तो उसको हम वापस शैक्षिक नगरी के रूप में इसको विकसित करें। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2025 को दिए गए उस निर्णय को लेकर देश भर में चिंता गहराती जा रही है, जिसमें अरावली पर्वतमाला को 100 मीटर से अधिक ऊंचाई और 500 मीटर विस्तार की सीमा में परिभाषित करने की बात कही गई। यद्यपि यह निर्णय पर फिलहाल रोक लग गई है, लेकिन अरावली को इस तरह सीमित करने का प्रयास पर्यावरण, भूगर्भीय संतुलन और पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के प्रतिकूल बताया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20 नवंबर वर्ष 2025 को दिए गए उस निर्णय को लेकर देश भर में चिंता गहराती जा रही है, जिसमें अरावली पर्वतमाला को 100 मीटर से अधिक ऊंचाई और 500 मीटर विस्तार की सीमा में परिभाषित करने की बात कही गई है। यद्यपि इस निर्णय पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन अरावली को इस तरह सीमित करने का प्रयास पर्यावरण, भूगर्भीय संतुलन और पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के प्रतिकूल बताया जा रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यदि इस परिभाषा को मान्यता दी जाती है तो अरावली क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से में खनन को प्रशासनिक स्वीकृति मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि अरावली की कुल 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 पहाड़ ही इस परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, जिससे शेष विशाल क्षेत्र असंतुलित हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व दिल्ली जैसे 4 राज्यों में फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला केवल पहाड़ों का समूह नहीं, बल्कि जल संरक्षण, जीवन और पर्यावरण संतुलन का मूल आधार है। राजस्थान में अरावली ने मरुस्थल के विस्तार को रोककर मानव जीवन को संभव बनाया है। इसके जंगलों में विविध प्रजातियों के जीव जंतु, पेड़ पौधे और औषधीय वनस्पतियां पाई जाती है, जो इसे जीवनदायिनी बनाती है। इसी चिंता को लेकर अरावली बचाओ अभियान के तहत माय क्लीन स्कूल संस्थान अजमेर और विभिन्न स्कूलों व कॉलेज के विद्यार्थियों तथा शहर की अनेक सामाजिक संस्थाओं ने आज विशाल रैली निकाली। रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और अरावली पर्वतमाला को संरक्षित रखने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि अरावली के अस्तित्व से ही भविष्य सुरक्षित है और इसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक सिद्ध होगा। राजस्थान की धरोहर में हम लोग सब निवास कर रहे हैं। हमें जन्म देने वाली जरूर माँ है, बट हम जो आवरण में, जो गोद में है, वह अरावली में समाये हुए हैं। अरावली की कोई भी छेड़छाड़, किसी तरह से खनन होता है
तो वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे साथ में नुकसान होगा। किसी भी राज्य में हम उदाहरण देख सकते हैं, प्रकृति के साथ में कभी भी छेड़छाड़ हुआ है तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। तो आज शांतिपूर्वक विभिन्न संस्थानों, स्कूल के बच्चों और कॉलेज के बच्चों के साथ में सभी ने प्रदर्शन किया है, यहाँ आए हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। शहर में अरावली सेव के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है, जिसमें कई प्रकार की संस्थाएं जो है यहाँ पर अरावली सेव के लिए ज्ञापन देने जिला कलेक्टर साहब के यहाँ पर पहुंचे हैं कि अरावली सेव के लिए जो हाई कोर्ट के डिसीजंस आए हैं 100 मीटर के अंदर खनन कार्य वो कर सकते हैं, लेकिन 100 मीटर बहुत ही ज़्यादा उनका डिसीजन ये गलत है। लेकिन अरावली सेव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक जिस प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, तो ये मौसम में जितना खनन का कार्य हो रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफें, दिक्कतें हो रही है। जल स्रोत जो है जमीन के अंदर बहुत नीचे से नीचे चला जा रहा है, इसलिए मालूम है खनन का कार्य जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए और अरावली को पूरे देश से हमें सेव करके बचाना है। अजमेर शहर में चोरी का दायरा अब आभूषण और नकदी से आगे निकल चुका है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महादेव कॉलोनी का है, जहां चोरों ने आधी रात घर में बंधे 5 पशुओं पर ही हाथ साफ कर दिया। हैरत की बात यह रही कि चोर वारदात को अंजाम देने इको कार से पहुंचे और आराम से पशुओं को कार में भरकर फरार हो गए। अजमेर शहर में चोरी का दायरा अब आभूषण और नकदी से आगे निकल चुका है। ताजा मामला अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के महादेव कॉलोनी का है, जहां चोरों ने आधी रात घर में बंधे 5 सुअरों पर ही हाथ साफ कर दिया। हैरत की बात यह रही कि चोर वारदात को अंजाम देने इको कार से पहुंचे और आराम से सुअरों को कार में भरकर फरार हो गए। महादेव नगर बैंक कॉलोनी के पीछे रहने वाले सुरेश लोहिया ने बताया कि वह सुअरों का व्यवसाय करते हैं। देर रात करीब 3 बजे 2 युवक कार लेकर आए और घर के बाहर बंधे 5 सुअरों को चोरी कर ले गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरी की बेखौफ हरकतें साफ नजर आ रही है। पीड़ित ने बताया कि चोरी किए गए सुअरों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। घटना की सूचना सिविल लाइंस थाना पुलिस को दी गई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। शहरवासियों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब घरों में रखे पशु भी सुरक्षित नहीं है तो आमजन की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। कभी जेवरात, कभी नकदी और अब सुअर चोरी की बढ़ती हिम्मत ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। सर, मैं पुलिस लाइन महादेव नगर में रहता हूँ। मेरे यहाँ चोरी हो गई है, 5 जानवर चोरी हो गए, कम से कम 1.5-2 लाख का माल है। क्या लगता है इसमें, क्या पहले भी कैसी हुआ? पहले तो नहीं हुआ ऐसा, पहली बार ही हुआ है मेरे यहाँ पे। कितने जानवर होंगे? 5 जानवर। क्या लगभग क्या लागत लगी? लागत 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख। क्या कोई फुटेज में आया? क्या फुटेज में है? 2 लड़के दिख रहे हैं और व्हाइट कलर की कार है। फुटेज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रविवार 11 जनवरी की रात एक परिवार में जलवा पूजन के दौरान बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बच्चे और महिलाएं जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रविवार 11 जनवरी की रात एक परिवार में जलवा पूजन के दौरान बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चे और महिलाएं जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि बदमाशों ने परिवार के लोगों पर लाठी डंडों और सरियों से हमला किया, जिससे कई सदस्य घायल हो गए। हमलावरों ने कार से कुचलने का प्रयास भी किया। पीड़ितों का कहना है कि समय रहते लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़ित सूरज राव ने बताया कि जयपुर रोड स्थित घूघरा इंदिरा कॉलोनी में रात करीब 1 बजे आरोपी चंद्रप्रकाश नशे की हालत में वहां पहुंचा और पैसों के लेन देन को लेकर विवाद करने लगा। पहले कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला हिंसक हो गया। सोमवार शाम को पीड़ित परिवार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां घटना का वीडियो दिखाते हुए लिखित शिकायत सौंपी गई। परिवार ने आरोप लगाया कि चंद्रप्रकाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से हमला किया था। पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। हाथ में लगी है और कंधे में। अच्छा। और
लेडीज़ों के साथ लगी है। कितने लोगों के? 5-6 लोगों को लगी है। 7-8 जने को लगी लेडीज़ों में, हमारे लगी सब भाइयों में। वो व्यक्ति थे, हम इनके घर पे मेहमान आए हुए थे, हमको बुलाया था, नावन था, इसलिए दोस्त था मेरा, उसने बुलाया था और वो आके हमारे ऊपर गाड़ियाँ वाड़ी। कौन वो? चंद्र प्रकाश। हाँ, क्या शुक्र है मेरे भाई। हिस्ट्री सीटर है, सिविल लाइन थाने का। वो आके हमारे ऊपर गाड़ियाँ वाड़ियाँ चढ़ा रहा और उन्होंने मुक्के की भी मारी हमारे, क्या हमारी टांगों के ऊपर भी गाड़ियाँ चढ़ा दी उन्होंने। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की 38वीं अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता सत्र 2025-26 का आयोजन इस वर्ष राजकीय महाविद्यालय पुष्कर द्वारा किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय महाविद्यालय पुष्कर परिसर में महाविद्यालय के प्राचार्य मिलन यादव ने किया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की 38वीं अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता सत्र 2025-2026 का आयोजन इस वर्ष राजकीय महाविद्यालय पुष्कर द्वारा किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय महाविद्यालय पुष्कर परिसर में महाविद्यालय के प्राचार्य मिलन यादव ने किया। आयोजन सचिव डॉक्टर विष्णु परमार ने बताया कि प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न महाविद्यालयों के पुरुष एवं महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास, रणनीतिक सोच तथा खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। उद्घाटन के अवसर पर प्राचार्य मिलन यादव ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शतरंज जैसे खेल विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ साथ अनुशासन और एकाग्रता को भी सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के दौरान रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे और समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने हमें अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए हमें अवसर दिया। तो सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारा छोटा सा महाविद्यालय है, फिर भी हमें इस काबिल समझा कि हम कर रहे हैं। हमारे पास कुल जो है अभी 25 टीमें आई हैं और सभी अजमेर संभाग के अजमेर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अंदर के कॉलेज हैं, उसमें राजकीय महाविद्यालय से रीजनल कॉलेज से लेके सारी टीमें आई हुई हैं। इसमें से 10 टीमें जो हैं वो लड़कियों की भी टीमें हैं जो आज सुबह आई हैं और 3 दिन ये हमारी प्रतियोगिताएं चलेंगी। आपके ग्रुप इवेंट भी है, इंडिविजुअल इवेंट भी है और विश्वविद्यालय ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं हमारे पास। पुष्कर महाविद्यालय इसका आयोजन कर रहा है आज। सर, जो एक कार्यक्रम है, क्या संदेश दे रहे हैं इस माध्यम से? संदेश माध्यम से देखिए, और ये इत्तेफाक से देखिए, ये चेस का टूर्नामेंट जो है हमारे विवेकानंद जयंती के अवसर पर जो पूरा वीक जो हम मना रहे हैं उसके दरमियान ही आया है। और इसमें है कि मैंने आज यही कहा था छात्रों की अनुशासन, संयम ये बहुत ज़रूरी है और ये दोनों चीज़ें जो हैं यही एक छात्र को आगे बढ़ने में सहायता करती हैं, चाहे खेल के मैदान में हो और चाहे विवेकानंद जी के जो हम मना रहे हैं अभी आज सारा का सारा युवा दिवस कल हमने मनाया था, आज हमने डिबेट वगैरह रखी इसके अंदर। उससे ही मैंने यही कहा था कि अनुशासन एक छात्र के लिए, एक अनुशासन और संयम, यही 2 चीज़ें आगे का मार्ग जो है
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वराज सभागार में मंगलवार को भारत के विकास में सिंधी समुदाय का योगदान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिंधु शोध पीठ एवं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वराज सभागार में मंगलवार को भारत के विकास में सिंधी समुदाय का योगदान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिंधु शोध पीठ एवं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। संगोष्ठी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि रहे, जबकि भीलवाड़ा हरिशिवधाम आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज महाराज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने की। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सिंधी समाज का भारत की आजादी से लेकर राष्ट्र निर्माण तक उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कई प्रमुख राजनेता सिंधी समाज से हैं और समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। देवनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का उल्लेख करते हुए उनके विकसित भारत के सपनों को साकार करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सिंधी शिक्षा विकास परिषद द्वारा आयोजित इस दयानंद यूनिवर्सिटी के सिंधु शोध पीठ के तत्वाधान में भारत के विकास में सिंधियों का योगदान विषय पर एक दिन की संगोष्ठी आज प्रारंभ हुई है, जिसका उद्देश्य कि भारत के विभाजन के बाद जब सिंधी समाज सारा सब छोड़ करके अपने ही देश में भारत में हिंदुस्तान में आया, उसके बाद सारी कठिनाइयां सहन करने के बाद उसने अपने आप को अपने पांव पे खड़ा किया और देश के विकास के अंदर सहभागी बना। और आज ये कहते हुए बड़े ही समाज को और समाज के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है कि वे जिन जीवन मूल्यों को लेकर के और अपना अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ करके भारत आए, वहाँ के विकास में आज उन्होंने प्रमुख योगदान देने की स्थिति में आ गए। यहाँ तक कि यहाँ की जो इनकम टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें 24% लगभग ऐसा बताया जाता है कि सिंधी समाज का योगदान है। और सिंधी समाज आज बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े अस्पतालों में और बड़े बड़े स्कूलों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सब जगह अपना उन्होंने योगदान देते हुए अपना वर्चस्व स्थापित किया है। व्यापार में तो किया ही, उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। इस तरह मुझे लगता है कि साथ में उन्होंने अपने सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ा है, उसमें योगदान दिया। और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है 2047 में विकसित भारत आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से उसे सिंधी समाज भी अपना योगदान दे रहा है। आयोजन बहुत सफल रहा। उद्घाटन सत्र में स्वामी हरिदास जी महाराज थे और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी ने अध्यक्षता की कार्यक्रम की। मैं भी कार्यक्रम में उपस्थित था, कुल सचिव भी उपस्थित थे और लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागी दिल्ली से, बम्बई से, नागपुर से और अन्य प्रदेशों से भी जुड़े। भव्य कार्यक्रम हुआ और एक ही बात सामने आई कि सिंधु सभ्यता कभी अलग नहीं रही। सिंधु सभ्यता सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है और सिंधु समुदाय भी इस सनातनी संस्कृति को संपुष्ट करने के लिए प्रयासरत है। भविष्य में भी इस तरह के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में ठेके पर कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से आक्रोश फैल गया। आज कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और शाम की शिफ्ट से कार्य बहिष्कार कर दिया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में ठेके पर कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से आक्रोश फैल गया। आज कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और शाम की शिफ्ट में कार्य बहिष्कार कर दिया। कर्मचारी सुनील भारती ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को लंबे समय से समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में कई बार ठेकेदार को अवगत भी कराया गया।
वहीं 3 दिन पूर्व ठेकेदार को चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। मजबूरी में कर्मचारियों ने यह कदम उठाया है। कर्मचारियों ने बताया कि सुबह की शिफ्ट में कार्य करने के बाद शाम को ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक वे कार्य पर वापस नहीं लौटेंगे। इस अचानक हुए कार्य बहिष्कार से अस्पताल की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन से हस्तक्षेप कर शीघ्र वेतन दिलाने की मांग की है। नहीं आया, ठेकेदार का वादा था 7 तारीख को देने का। अभी जो नया टेंडर हुआ इसका 7 तारीख का काम बोल रहा था, 7 से 12 होगी, 13 होगी। अभी बोल रहा शीट लगा दी है, आने वाली है, आधे घंटे बाद आएगी। पेमेंट आई नहीं है बिल्कुल भी, और इसलिए खड़े हैं सब। और सकरात त्योहार है, सबसे बड़ी बात तो ये है, त्योहार है, त्योहार पे सबको पेमेंट आना चाहिए। सुबह काम हुए, सुबह भी काम हुआ, काफी लेबर ने अभी भी काम कर लिया है। अब परेशान होकर के बैठना ही पड़ा है। अब पेमेंट आएगी, बंद कर दिया अभी। ठेकेदार बोल रहा आधे घंटे में आ जाएगा पेमेंट। आधे घंटे में कहाँ आ रहा पेमेंट? 1 घंटे में सीट लगा रखी है। मैसेज दे दिया ठेकेदार को आज के 3 दिन पहले। ठेकेदार अपने गुजरात का, जोधपुर साइड का है, क्या नाम है, अजमेर जीडी, क्या अजमेर जीडी अजमेरा है। जीडी अजमेरा हाँ बंदी है, काम तो ठप है। जबलपुर से रायपुर एक्सप्रेस का नामकरण मूक माटी एक्सप्रेस किए जाने पर दिगंबर जैन महासमिति सहित संपूर्ण भारत के जैन समाज में हर्ष और उत्साह का वातावरण है। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर दिगंबर जैन महासमिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। जबलपुर से रायपुर एक्सप्रेस का नामकरण मुकमाटी एक्सप्रेस किए जाने पर दिगंबर जैन महासमिति सहित संपूर्ण भारत के जैन समाज में हर्ष और उत्साह का वातावरण है। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर दिगंबर जैन महासमिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। महासमिति ने बताया कि मुकमाटी का नाम दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य मुकमाटी पर आधारित है, जो जैन दर्शन, अहिंसा और आत्मशुद्धि के संदेश को जन जन तक पहुंचाता है। इस ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्व वाले नामकरण से देश भर का जैन समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसी क्रम में दिगंबर जैन महासमिति अजमेर द्वारा जिला कलेक्टर अजमेर के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम एक धन्यवाद पत्र सौंपा गया। महासमिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय न केवल जैन समाज की भावनाओं का सम्मान है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर को भी सशक्त करता है। आज पूरे भारतवर्ष में जैन समुदाय को बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जा रहा है, क्योंकि जबलपुर से रायपुर जाने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है वाया डोंगरगढ़, उसका नाम मूकमाटी एक्सप्रेस रखा गया है। मूकमाटी एक जो है महाकाव्य का नाम है, जो आचार्य विद्यासागर जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। उसके ऊपर कई जैनेतर और जो जैन और अजैन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पीएचडी किया हुआ है और पीएचडी कर रहे हैं। तो अपने आप में एक जैन समुदाय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जबलपुर आचार्य जी का तपोस्थली रहा है और जो डोंगरगढ़ है वो समाधि स्थल रहा है। तो जो उस ट्रेन का नाम मुकमाटी एक्सप्रेस रखा गया है, तो इसलिए अश्विनी जी वैष्णव के नाम जिलाधीश महोदय के द्वारा एक आभार व्यक्त जैन समुदाय अजमेर के द्वारा दिगंबर जैन महासमिति के द्वारा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।